Hello everyone, welcome to my channel Study with Notes. I am your educator Khushi and today we will discuss about RTI Right to Information Act 2005. इससे पहले भी मैंने आपका एक लाइव सेशन लिया था जो कि सेम टॉपिक पे था, लेकिन उस लाइव सेशन की क्लियरिटी ख़त्म हो गई थी। थोड़ा सा आपको मेरे नोट्स दिखाई नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से मैं दोबारा इस वीडियो को शूट कर रही हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। एंड अगर आपको वो वीडियो थोड़ी सी ब्लर लगी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए, आपकी जितनी भी नोट्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरटीआई को, आरटीआई की हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव्स, उसकी डेफिनेशन, एप्लीकेबिलिटी, अमेंडमेंट्स और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ मजदूर किसान शक्ति संगठन और साथ ही साथ रोल ऑफ अरुणा रॉय। आरटीआई में इन दोनों का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल था आरटीआई को इम्प्लीमेंट करवाने से, क्योंकि गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा फोर्स डाला था इन दोनों लोगों ने। एक तो इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और एक क्या है, अरुणा रॉय एक लेडी थी जो कि इसी इंस्टीट्यूशन की लीडर थी और उन्होंने लीड रोल प्ले किया है आरटीआई को इम्प्लीमेंट करवाने पे। ये हमारे सारे टॉपिक्स हैं जिनको हमने एक एक करके सारी वीडियोज़ में कवर करना है। आज हम लगभग ये सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे ऑब्जेक्टिव्स तक, और साथ ही साथ रोल ऑफ मजदूर किसान शक्ति संगठन और अरुणा रॉय भी आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद की वीडियो जो हमारी सेक्शन 3 to 8 है, इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें आता है। पेनल्टी और अपील्स पे भी हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जो आने वाले टाइम में आप तक ज़रूर पहुंच जाएगी। फिर इसमें आता है कि हमारे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस क्या हैं और इनकी पावर्स ऑफ फंक्शन क्या हैं। ये भी हमारे आने वाले टाइम में हम ज़रूर आपको ये करवाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। आरटीआई देखो क्या कहता है, आरटीआई स्टैंड फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, फुल फॉर्म ही इसकी यही है। आरटीआई क्या कहता है, इन शॉर्ट समझो कि आरटीआई एक पावर देता है किसको, एक सिटीजन को, कि अगर वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो वो ले सकता है। अगर एक पर्सन, कोई भी एक सिटीजन है, वो कहता है कि मुझे इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे ये जानना है इस डिपार्टमेंट में ये क्या चल रहा है, तो आप ले सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो जो डिपार्टमेंट है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो गवर्नमेंट होनी चाहिए, सेमी गवर्नमेंट होनी चाहिए, या फिर उसको फंडिंग प्रोवाइड करती हो गवर्नमेंट, मतलब कि वो गवर्नमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए, या फिर जो हमारी गवर्नमेंट होती है या जो भी पब्लिक अथॉरिटी होगी वो उस ऑर्गेनाइजेशन तक एक्सेसिबल हो। एक्सेसिबल मतलब वहाँ तक पहुँच हो उनकी, वो अगर इन्फॉर्मेशन वो खुद ले सकते हैं तो हमें भी क्या है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो ये आता है इसमें। फिर कहते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल नेचर की होती हैं। कॉन्फिडेंशियल नेचर मतलब कि जिनको गुप्त रखा जाएगा, दैट मीन्स जो सीक्रेट टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है उनको जनरल पब्लिक के साथ डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। अदरवाइज जो अदर इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको एक जनरल पब्लिक के साथ डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। फिर कहते हैं बिफोर आरटीआई 2005 क्या था। अगर हम आरटीआई से पहले की बात करें तो आरटीआई से पहले हमारा एक फंडामेंटल राइट था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में साफ साफ लिखा गया अंडर आर्टिकल 19, उन्होंने ये बोला है कि एवरी सिटीजन हैज़ फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हर एक जो व्यक्ति है, हर एक सिटीजन है, उसके पास बिल्कुल बोलने का अधिकार है, कुछ भी एक्सप्रेस करने का अधिकार है। और जब तक आरटीआई नहीं था, आरटीआई 2005 राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 नहीं था, तब क्या होता था, एक पर्सन अगर इन्फॉर्मेशन चाहता है तो वो इस फंडामेंटल राइट के थ्रू ही क्या है, इन्फॉर्मेशन को गेन करता था। फिर इसमें एक और राइट था जिसमें हम बोलते हैं राइट टू लाइफ। इसमें आता है कि एक पर्सन जो है उसको राइट है टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी होता है कि हमारी जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, तो हमारे जीवन जीने की हमें क्या है, पूरी फ्रीडम है, हम किस तरीके से जिए। तो ये भी यही बोलता था कि राइट टू नो, एक पर्सन को क्या है, जानने का अधिकार है। अगर कोई पर्सन किसी भी इंफॉर्मेशन को जानना चाहता है तो उसके पास पूरा पूरा राइट है। नेक्स्ट हम करते हैं हमारी हिस्ट्री क्या है आरटीआई की। आरटीआई की हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो आरटीआई से पहले एक फ्रीडम टू इंफॉर्मेशन एक्ट था जो 2002 में आया था, और अब जो हमारा आरटीआई है वो 2005 का है। ठीक है, अब जो 2005 आया, आरटीआई एक्ट 2005 आया, इसने मैंडेट कर लिया, मैंडेट मतलब कंपलसरी कर दिया कि जो भी इंफॉर्मेशन को रिक्वेस्ट की गई है किसी भी सिटीजन के द्वारा, उसका टाइमली रिस्पॉन्स दिया जाए। टाइमली रिस्पॉन्स कौन देगा,
हमने कुछ अथॉरिटीज़ की, जैसे हमने पब्लिक अथॉरिटी की, जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं, पीआईओ है, एपीआईओ है, कमीशंस हैं, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, तो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो टाइमली रिस्पॉन्स करे एक सिटीज़न का जब भी उसने आरटीआई लगाई है, वो इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहता है। नेक्स्ट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है अरुणा रॉय। अरुणा रॉय कौन थी? मास्टरमाइंड थी आरटीआई के पीछे। आरटीआई एक्ट आया ना तो अरुणा रॉय ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आरटीआई के लिए। फिर आता है लॉ जो है, आरटीआई जो है उसको पास किसने किया? उसको पास किया था प्रेसिडेंट ने, और उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे वो थे एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, आरटीआई को उन्होंने पास किया था, और कब किया था? 15 जून 2005 में किया था। और वो जो ये एक्ट है वो इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 में हुआ था। अब देखो, जब भी कोई एक्ट पास होता है ना तो वो सीधा सीधा पास नहीं हो जाता। एक्ट को पास करने के लिए एक प्रोसीजर होता है। जैसे कि वो जो एक्ट है वो पहले एक बिल के रूप में होता है, और वो बिल लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, फिर जाके वो एक प्रेसिडेंट उस पर कंसेंट देता है, उसे पास करता है। अब यहाँ पे वही आता है कि लोकसभा में कब पास हुआ, राज्यसभा में कब पास हुआ। अगर हम बात करें यूजीसी नेट की या यूपीएससी की, तो ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जाते हैं कि जो आरटीआई एक्ट है उसको कब पास किया गया। लोकसभा में पास हुआ था 11 मई को, और राज्यसभा में पास हुआ था 12 मई को, और प्रेसिडेंट ने कंसेंट दी थी 15 जून 2005 को, और ये भी 2005 ही है। और ये जो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो गया था कब हुआ था? 2005 12 अक्टूबर को। ओके, आगे हम करते हैं कि जो ये एक्ट है वो क्या करता है, ये कंसोलिडेट करता है हमारे फंडामेंटल राइट को। हमने फंडामेंटल राइट किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमने अभी किया है। आर्टिकल 19 के अंदर हमने बताया था, आर्टिकल 19 हमें फंडामेंटल राइट देता था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि एक बंदा क्या है, उसको फ्रीडम है टू स्पीच एंड टू एक्सप्रेस एनीथिंग। तो यहाँ पर इसी एक्ट को, इसी फंडामेंटल राइट को कंसोलिडेट किया गया है, स्ट्रॉन्ग किया गया है, और आरटीआई को बना दिया गया। मतलब क्या कहता है कि जो आरटीआई है वो मजबूत करता है, वो कंसोलिडेट करता है, स्ट्रॉन्ग करता है हमारे फंडामेंटल राइट को। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो प्रेसिडेंट है इसमें कौन था जिसने असेंट दी थी 15 जून 2005 को, तो वो थे एपीजे अब्दुल कलाम। और उस टाइम की जो कांग्रेस पार्टी थी, उस टाइम की जो पार्टी थी, गवर्नमेंट थी, वो कौन थी? कांग्रेस थी, और मनमोहन सिंह की पार्टी थी। और फर्स्ट आरटीआई, मेन बात कि फर्स्ट आरटीआई किसने लगाई? फर्स्ट आरटीआई लगाई थी शाहिद रजा बर्ने ने, पुणे में, पुणे पुलिस स्टेशन में उसने क्या किया था? शाहिद रजा बर्ने ने आरटीआई लगाई थी, पहली आरटीआई, फर्स्ट आरटीआई शाहिद रजा बर्ने ने लगाई थी। इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। मैंने आपको बात बताई कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल नेचर की है, सीक्रेट टाइप की है, तो उसको क्या है, रिस्ट्रिक्ट किया गया है, उस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। किस एक्ट के अंदर? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 ये राइट देता है कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल नेचर की है उसको कॉन्फिडेंशियल ही बना रहने दिया जाए, उसे सीक्रेट बना रहने दिया जाए, और ये हमें बोलता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। फिर इसमें आता है रोल ऑफ मजदूर किसान शक्ति संगठन, जिसे हम NKSS भी बोलते हैं, जिसे इन इंग्लिश हम बोलते हैं वर्कर एंड पेशेंट स्ट्रेंथ यूनियन। और हमें नेक्स्ट हमें करना है रोल ऑफ अरुणा रॉय, जो कि एक लेडी थी। इन दोनों का क्या रोल रहा आरटीआई में, और ये हिस्ट्री का ही एक पार्ट है। और इसमें बोलते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हमने नाम दिया है मजदूर किसान शक्ति संगठन, ये राजस्थान की है, और जिसे हम बोल रहे हैं वर्कर एंड पेशेंट स्ट्रेंथ यूनियन। जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आरटीआई में। और जो फर्स्ट जो मेजर स्टेप उठाया गया था इन्फॉर्मेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कि लोग जो हों वो फ्रीडमली क्या है इन्फॉर्मेशन को गेन कर सके, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक कैंपेन चलाया, एक अभियान चलाया, मूवमेंट चलाया, जिसे हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन मूवमेंट। इंडिया में पहली बार जिसने ये इन्फॉर्मेशन मूवमेंट चलाया था वो यही ऑर्गेनाइजेशन थी, मजदूर किसान शक्ति संगठन, जो ये राजस्थान में है। और इसमें इस संगठन ने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा फोर्स कर दिया था स्टेट गवर्नमेंट को कि जो ये एक्ट है वो एप्लीकेबल किया जाए इंडिया पे। ये जो एक्ट है वो 1997 से ही चलता आ रहा है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे असेंट हमें लोकसभा से, राज्यसभा से, कभी लोकसभा इसे रिजेक्ट कर देता था, कभी राज्यसभा रिजेक्ट कर देता था, तो कभी प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर देता था। तो इन केसेस क्या होता था कि 1997 से लेके 2005 तक ये चलता रहा।
तो एट द एंड 2005 में जो एक्ट है वो इम्प्लीमेंट हुआ था। इसे हम एक और नाम देते हैं, इसे कहते हैं हम नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जिसे इन शॉर्ट हम बोलेंगे NCPRI। ठीक है, अरुणा रॉय, मैंने आपको पहले बताया कि अरुणा रॉय मास्टरमाइंड थी, और अरुणा रॉय ने सिर्फ इसी एक्ट के पीछे अपना काम नहीं किया था कि हम कहें कि जो अरुणा रॉय है उसने सिर्फ RTI को फोकस किया था। नो, अरुणा रॉय ने बहुत सारे जो कैंपेन है उनको चलाया था, जिसमें पुअर्स की राइट को लेके बात की जाती है। जिसमें हम सबसे फर्स्ट करें तो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन आता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हम कर चुके हैं। इसके बाद जो राइट टू वर्क कहता है, जिसमें हम नरेगा बोलें, नरेगा 2005 में आया था। इसमें नरेगा में क्या हुआ था कि 200 डिस्ट्रिक्ट्स में 200 डिस्ट्रिक्ट्स में 200 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या हुआ था, ये गारंटी दी गई थी कि जो भी वर्कर्स हैं, जो लोग काम करने के लिए एबल है, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनको गारंटी दी गई थी कि उनको 100 डेज का काम दिया जाएगा, 100 डेज की जॉब दी जाएगी। तो इन केसेस 200 डिस्ट्रिक्ट में यह नरेगा पॉलिसी चली थी। और नेक्स्ट इसमें आता है राइट टू फूड, और इसके अंदर भी जो अरुणा रॉय हैं उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और कुछ मोस्ट रिसेंटली जो मूवमेंट्स चलाए गए थे, जिसमें हम बात करें तो कैंपेन फॉर यूनिवर्सल नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स होते हैं जिनको पेंशन स्कीम अच्छे से नहीं मिलती है, कंट्रीब्यूट नहीं की जाती है उन्हें, तो इसके लिए एक कैंपेन चलाया गया था अरुणा रॉय के द्वारा कि जो नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए तो पेंशन स्कीम है लेकिन अनऑर्गेनाइज के लिए नहीं है, तो ये कैंपेन चलाया गया था अरुणा रॉय के द्वारा। अब हम इसमें करते हैं हमारा नेक्स्ट, इसमें जो टॉपिक है वो है एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 1 में आता है। सेक्शन 1 में हम सिर्फ एप्लीकेबिलिटी नहीं करती हैं, इसके साथ साथ हम कमेंसमेंट भी करते हैं कि ये एक्ट कब आया। जैसे मैंने आपको बताया कि RTI एक्ट को पास कब किया गया, प्रेसिडेंट के द्वारा, और ये कम इनटू द फोर्स कब आया, तो वो भी सेक्शन 1 के अंदर आता है। फिर हमारी एप्लीकेबिलिटी भी सेक्शन 1 में आती है कि ये जो एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 है, वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है। क्या वो सिर्फ इंडिया में एप्लीकेबल होगा, फॉरेन कंट्रीज में एप्लीकेबल होगा, या किस स्टेट में एप्लीकेबल नहीं होगा, तो वो सारी चीज़ें एप्लीकेबिलिटी जो होती है सेक्शन 1 में दी गई है। हर एक एक्ट की एप्लीकेबिलिटी जो होती है वो सेक्शन 1 में ही होती है। इसमें देखो एप्लीकेबिलिटी में क्या कहता है कि इंडिया में पूरे इंडिया में जो RTI है वो एप्लीकेबल होता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब देखो जम्मू और कश्मीर का ना एक अलग सीन है। जम्मू और कश्मीर में क्या कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर को एक प्रिविलेज दी जाती है, क्योंकि जो जम्मू और कश्मीर है वो हमारे इंडिया का बिल्कुल टॉपेस्ट प्लेस है। यहाँ पर बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती रहती हैं, तो इसलिए जम्मू और कश्मीर को बहुत सारी फ्रीडम्स दी गई हैं। इस तरीके की फ्रीडम दी गई है कि जो भी एक्ट इंडिया में एप्लीकेबल होता है, ये जो एक्ट है वो एप्लीकेबल करने के बाद जो जम्मू और कश्मीर है उन जो उनके जो लीडर्स होते हैं उनसे पूछा जाता है कि क्या ये एक्ट जम्मू और कश्मीर पे आप एप्लीकेबल करोगे या नहीं। अगर जो जम्मू और कश्मीर के लीडर्स हैं वो कहते हैं कि हाँ हमें इस एक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जम्मू और कश्मीर पे भी एप्लीकेबल कर दो, तो वो एक्ट सीधा सीधा एप्लीकेबल हो जाता है। अगर उन्होंने मना कर दिया तो वो एक्ट जम्मू और कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होता था। लेकिन ये पुरानी बात है। कब की पुरानी की बात है? 31 अक्टूबर 2019 से पहले ये सीन चलता था। लेकिन 2019 में क्या हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन हुई है हर एक एक्ट की, और यहाँ पर जो जम्मू और कश्मीर है 2019 में जम्मू और कश्मीर को इंडिया में इंक्लूड कर लिया गया है। और इसी तरीके से जो जम्मू और कश्मीर है उस पर अब RTI एक्ट लगता है 31 अक्टूबर 2019 से। ये जो एक्ट है वो जम्मू और कश्मीर पर भी लगता है। लेकिन अगर बात करें कि क्या 2019 से पहले जम्मू और कश्मीर पे RTI एक्ट नहीं लगता था, तो वहाँ पर एक RTI एक्ट बनाया गया था जिसे हम बोलते हैं RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2009। जम्मू और कश्मीर ने अपना ही एक अलग एक्ट बनाया था जिसे 2009 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो एक्ट वहाँ पर 2009 में इम्प्लीमेंट हुआ था। और अब क्या है, वहाँ पर 2005 वाला एक्ट चलता है पूरे इंडिया पे। जम्मू और कश्मीर पे भी जो RTI एक्ट 2005 है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट बहुत सारी हुई हैं RTI में, कोई भी एक्ट है उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट होती है, लेकिन मैंने कुछ मेजर सी अमेंडमेंट लिखी हैं। फर्स्ट इसमें आता है 1 जनवरी 2011 में एक अमेंडमेंट हुई है। सेकेंड इसमें 2013 में अमेंडमेंट हुई है। और 2013 का जो अमेंडमेंट हुई थी उसमें ये किया गया था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको भी RTI के अंदर इंक्लूड कर लिया गया था। मतलब 2013 से पहले क्या होता था कि अगर कोई पर्सन
पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में कुछ जानना चाहता है तो वो नहीं जान सकता। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ पे आरटीआई नहीं लगा सकता कि उनकी कितनी इनकम है, वो कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ पे नहीं लगाई जा सकती थी, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे लगा सकते थे हम, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ पे आरटीआई लगनी स्टार्ट हुई 2013 से, जब अमेंडमेंट हुई उसके बाद। फिर हमारी अमेंडमेंट हुई 2015 में, 2017 में, 2019 में। और 2019 की भी एक बहुत ही मेजर अमेंडमेंट है जिसमें आरटीआई अमेंडमेंट बिल बोलते हैं इसको हम। और ये जो बिल है वो सबसे फर्स्ट पास हुआ लोकसभा में 22 जुलाई को, 25 जुलाई को राज्यसभा में, और 26 सितंबर 2021 को प्रेसिडेंट ने इसको क्या है असेंट दी। और 2020 में भी इसकी एक मेजर अमेंडमेंट हुई है। ये अमेंडमेंट्स आपको इतनी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस जो मेजर मेन 2 अमेंडमेंट्स है 2013 और 2019, इसको थोड़ा आप याद रख लेना। नेक्स्ट इसमें आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन अंडर आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की कुछ डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस में मेन आपको डेफिनेशंस में ये याद रखना है कि डेफिनेशन के साथ आपको सेक्शन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। और सेक्शन के बिना अगर आप डेफिनेशन लिखते हो तो आपके मार्क्स वहाँ पर कट हो जाते हैं। एंड सेकेंड थिंग, जो डेफिनेशन होती है जैसे हो वैसे ही लिखना है आपको, इसमें अपनी लैंग्वेज नहीं लिखनी। जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम अपनी लैंग्वेज में बना के लिखते हैं, लेकिन डेफिनेशन एज इट इज़ जैसे आपको दी गई है वैसे ही आपको लिखनी होती है। अदरवाइज आपकी डेफिनेशन निकल आएगी, वो आपके खुद के वर्ड्स कहलाएंगे। ठीक है, डेफिनेशन को डेफिनेशन के तरीके से ही लिखना होता है। जो आरटीआई है उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस है, लेकिन मैंने कुछ मेजर सी बहुत इंपॉर्टेंट सी डेफिनेशंस को कवर किया है। सबसे फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब कि जो नॉर्मल गवर्नमेंट होती है, जो जनरल गवर्नमेंट होती है, उसे हम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहते हैं। इसमें क्या बोलते हैं कि इन रिलेशन टू पब्लिक अथॉरिटी, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन रिलेशन टू पब्लिक अथॉरिटी विच इज इस्टेब्लिश, जिसको इस्टेब्लिश किया गया है, कंस्टिट्यूट किया गया है। कंस्टिट्यूट का मतलब होता है उसको गठित किया गया है, ऑन्ड किया गया है, कंट्रोल किया गया है, सब्सटेंशली फाइनेंस्ड किया गया है। सब्सटेंशली फाइनेंस का यहाँ पर मतलब होता है कि जिसको एक जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक ऑफिसर्स हैं, या गवर्नमेंट की कितना कुछ भी है वो फंडिंग कर रही है किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को, तो वहाँ पर भी क्या है, जो वो गवर्नमेंट होगी वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहलाएगी। मतलब कि सब्सटेंशली फंडिंग मतलब कि किसी फाइनेंस्ड मतलब कि किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को फंडिंग करना। ठीक है, और प्रोवाइडेड, चाहे वो फंड जो है वो डायरेक्टली प्रोवाइड किए जाएं चाहे वो इनडायरेक्टली प्रोवाइड किए गए। अब देखो इसमें दो चीज़ें आती हैं। अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें तो सेंट्रल लेवल पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो हमारी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहलाती है। और स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट को बोले तो स्टेट गवर्नमेंट हमारी कौन होगी, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। ठीक है, तो ये है हमारी एप्रोप्रिएट की डेफिनेशन, जिसको आपको ऐसे के ऐसे लिखना है, और ये सेक्शन 2 सबसेक्शन ए के अंदर आती है। नेक्स्ट है हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट मतलब होता है सक्षम, मतलब कि एक ऐसी अथॉरिटी जो कैपेबल है अपने काम को करने के लिए। अब यहाँ पर जो अथॉरिटी है उसको बहुत सारे क्लॉज में डिवाइड किया गया है। जैसे इसमें बोले सेक्शन 2 सबसेक्शन ई, और इसमें क्लॉज जो है वो 1 है। इसमें 1 क्लॉज क्या कहता है कि अगर कोई स्पीकर है, स्पीकर कहाँ का, लोकसभा का या राज्यसभा का, तो उस स्पीकर को हम क्या बोलेंगे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोलेंगे। या फिर अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट है, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वहाँ के जो स्पीकर होगा उसको भी हम क्या बोलेंगे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोलेंगे। या फिर जो हमारी यूनियन टेरिटरी की जो असेंबली होती है उसमें भी क्या होगा, जो हमारा स्पीकर होगा उसको हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोलेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है कि जो हमारा चेयरमैन होता है, चेयरमैन कहाँ का होगा, या तो वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, तो उसका क्या है, जो चेयरमैन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोलेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है क्लोज टू क्या कहता है कि चीफ जस्टिस इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के केस में जो हमारा चीफ जस्टिस होता है तो वो हमारा कौन होता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है। नेक्स्ट हाई कोर्ट के केस में अगर हम देखें तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हमारी कौन होगी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी। अब देखो जो सुप्रीम कोर्ट है उसका कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और हाई कोर्ट का कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन होगा, हाई कोर्ट का होगा। तो ये हमारी दोनों क्या होंगी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगी। नेक्स्ट बात करें तो प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर इन केस ऑफ अदर अथॉरिटी एस्टैब्लिश और कॉन्स्टिट्यूट बाय और अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारी इस्टेब्लिश की गई है या कॉन्स्टिट्यूट की गई है किसी भी प्रेसिडेंट को या गवर्नर को, तो उस केस में जो वो प्रेसिडेंट होगा या गवर्नर होगा उसको हम बोलेंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। लास्ट इसमें क्या कहते हैं, द
administrator appointed under the article 239 of the constitution in case of union territory। अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली वहाँ पर एक प्रेसिडेंट ही होता है, तो उस एडमिनिस्ट्रेटर को या प्रेसिडेंट को हम क्या बोलेंगे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोलेंगे। और ये चीज़ आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। उसके बाद हमारा आता है प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है? प्रिस्क्राइब्ड होता है किसी चीज़ को फिक्स्ड करना, या फिर हम बोले तो प्रिस्क्राइब्ड मतलब डिटर्मिनेट करना। तो यहाँ पर आता है कि कोई भी प्रिस्क्राइब्ड मीन्स द प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, मतलब कि जितने भी रूल रेगुलेशंस होते हैं जो कि बनाए जाते हैं अंडर दिस एक्ट, जो कौन बनाएगा, या तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनाएगी या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाएगी। तो मतलब कि जो भी रूल रेगुलेशन फिक्स किए जाते हैं, डिटर्मिनेट किए जाते हैं, किसके द्वारा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जो भी रूल रेगुलेशंस को बनाया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिस्क्राइब्ड, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन जी। अब यहाँ पे रूल किस टाइप के होते हैं? रूल या तो देखो फीस से रिगार्डिंग हो सकता है कि कितनी फीस लेनी है, जब भी एक पर्सन आरटीआई लगाएगा तो कितनी फीस होगी, किस फॉर्मेट में वो एप्लीकेशन लिखेगा, क्या तरीका होगा, किसको एप्लीकेशन दी जाएगी, जितने भी रूल रेगुलेशन है वो कौन करेगा? प्रिस्क्राइब्ड करेगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट आता है इसमें फोर्थ डेफिनेशन, दैट इज थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन एन। इसमें क्या कहते हैं कि जो थर्ड पार्टी होती है वो कौन होती है? हमने यहाँ पर दो तरह की पार्टीज को पढ़ा। एक वो पार्टी जो इन्फॉर्मेशन लेती है, इन्फॉर्मेशन सीकर या एप्लीकेंट जिसे हम बोलेंगे, तो ये हमारा क्या होगा? फर्स्ट पार्टी होगी। सेकंड पार्टी इसमें कौन होगी? जो इन्फॉर्मेशन को देगी। जैसे हम बात करें तो एपीआईओ, पीआईओ हो गई, ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी होगी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, जो मतलब इन्फॉर्मेशन को देंगे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कमीशन होती है। तो यहाँ पर जो ये चीज़ें हो गई, ये जो पार्टीज होगी वो सेकंड पार्टी है जो इन्फॉर्मेशन को देती हैं। थर्ड पार्टी क्या होगी? अदर देन द टू जो हमने डिस्क्राइब किए, फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, सेकेंड जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इन दोनों को छोड़ के जो थर्ड पर्सन होगा जो इन्वॉल्व होगा इस आरटीआई में, उसको हम बोलेंगे थर्ड पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो डेफिनेशन है वो है पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी मतलब कि एक ऐसी अथॉरिटी या फिर ऐसी कोई बॉडी, इंस्टीट्यूशन जो सेल्फ गवर्नमेंट है या इस्टेब्लिश की गई है, उसको इस्टेब्लिश किया गया है या उसको गठित किया गया है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। अब कॉन्स्टिट्यूट करेगा, गठित करेगा, इस्टेब्लिश करेगा, कौन करेगा? उसको कॉन्स्टिट्यूशन कर सकती है, उसको पार्लियामेंट का किसी भी लॉ है, लॉ बनाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, उसमें उसको गठित किया जा सकता है। सेकेंड, इसमें कोई भी लॉ बनाया जा सकता है स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा, या कोई भी नोटिफिकेशन इशू की जा सकती है, कोई भी सर्कुलेशन इशू किए जा सकते हैं, कोई रूल रेगुलेशन बनाए जा सकते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब कि यहाँ पर जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो एक नोटिफिकेशन इशू करेगी जिसके वजह से जो हमारी पब्लिक अथॉरिटी है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा या कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। इसमें कुछ और चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं, जैसे अगर हम बात करें तो बॉडी ऑन्ड, कंट्रोल या सब्सटेंशली फाइनेंस्ड होगा इसमें, या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम जो गवर्नमेंट होगी वो सब्सटेंशली फाइनेंस्ड करेगी। तो ये चीज़ें भी पब्लिक अथॉरिटी में आती हैं। अब जो फंड होते हैं, जो भी फंड प्रोवाइडेड किए जाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, गवर्नमेंट होगी, सेमी गवर्नमेंट होगी, या फिर जो भी गवर्नमेंट के द्वारा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा उसे अगर फंडिंग प्रोवाइड की जा रही है तो वो भी, उस पर भी क्या है, आरटीआई लग सकती है। अब जो फंडिंग होगी उसे प्रोवाइड करना दो तरीकों से हो सकता है, या तो उसे डायरेक्टली फंडिंग प्रोवाइड करेंगे या इनडायरेक्टली करेंगे। तो ये होती है हमारी पब्लिक अथॉरिटी। और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अंदर इसको कहेंगे कि हमने जो फर्स्ट है, देखो हमने क्या किया था, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में हमने क्या किया था, इन रिलेशन टू पब्लिक अथॉरिटी। अब वही रिलेशन यहाँ से पब्लिक अथॉरिटी से आ गया यहाँ पे। और पब्लिक अथॉरिटी में एक चीज़ और याद रखने वाली होती है कि जो पब्लिक अथॉरिटी होती है वो डेजिग्नेट करती है कुछ ऑफिसर्स को एज अ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। जो पब्लिक अथॉरिटी होती है वो ही एपीआईओ और पीआईओ, जिसको हमने नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया है, उसको हमने पूरे अच्छे से समझाया है। तो इन दोनों को, एपीआईओ एंड पीआईओ को डेजिग्नेट करती है, उनको उनकी पोस्ट देती है। कौन देती है? पब्लिक अथॉरिटी देती है। जो हमारा पब्लिक अथॉरिटी है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन एच के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारी है इंफॉर्मेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन एफ।
इसके अंदर इन्फॉर्मेशन में ये कहते हैं कि कोई भी एनी मैटर, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हार्ड कॉपी में है या सॉफ्ट कॉपी में है। हार्ड कॉपी कहें तो हमारे पास कोई पेज है, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, तो उसको हम बोलेंगे हार्ड कॉपी है। हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है, दैट इज़ हार्ड कॉपी। और अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसी पिक्चर, कोई PDF जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, जो हमारी मोबाइल में है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में है, तो वो क्या है, सॉफ्ट कॉपी है। तो इन केसेस क्या बोलते हैं कि इन्फॉर्मेशन हार्ड कॉपी में भी हो सकती है और सॉफ्ट कॉपी में भी हो सकती है। दैट मीन्स वो रिटन भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है। इन्फॉर्मेशन मीन्स दैट मटीरियल इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो रिकॉर्ड हो सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, मेमोज हो सकता है, ईमेल हो सकती है, ओपिनियंस हो सकती है, एडवाइस हो सकती है, प्रेस रिलीज हो सकती है, सर्कुलेशंस हो सकते हैं, ऑर्डर्स हो सकते हैं, लॉग बुक हो सकती है, कंट्रैक्ट्स हो सकते हैं, रिपोर्ट्स हो सकती है, पेपर्स, सैम्पल्स, मॉडल्स, डाटा मटेरियल्स, कुछ भी हो सकता है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है या फिर हमारे हार्ड कॉपी के फॉर्म में है, रिटन फॉर्म में है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। अब जो मैंने ये सारे नाम बोले ना, इनको याद ज़रूर कर लेना। नेट में प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन सा इसमें इंक्लूड नहीं होता है। 4-5 ऑप्शन दिए थे और ये बोला था कि इन्फॉर्मेशन अंडर सेक्शन 2F में कौन से इंक्लूड नहीं होते हैं, तो वहाँ पर कन्फ्यूज करके ये क्वेश्चन आया था। जो ये सारे पॉइंट्स हैं इनको देख लेना कि क्या क्या इंफॉर्मेशन में इंक्लूड होता है और जो भी अदर होगा वो इंक्लूड नहीं होगा। It also includes information related to private body which can be assessed by public authority under any other law from the time being force। मतलब क्या बोलता है कि कोई भी ऐसी प्राइवेट बॉडी, दैट मीन्स कोई भी ऐसा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जिसकी पहुंच पब्लिक अथॉरिटी तक है, मतलब कि पब्लिक अथॉरिटी वहाँ पर जाके इंस्पेक्शन कर सकती है, वहाँ पे जाके उनकी इन्फॉर्मेशन को ले सकती है। उस इन्फॉर्मेशन, उस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे, प्राइवेट बॉडी पे हम क्या है, RTI लगा सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि हम गवर्नमेंट पे, सेमी गवर्नमेंट पे या फिर वो इंस्टीट्यूशन पे जो गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग लेती हो, तो उन पे हम RTI लगा सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ आती है कि हम प्राइवेट बॉडी पे भी लगा सकते हैं जिसकी असेसेबल पब्लिक अथॉरिटी तक हो, तो उस पर भी क्या है, RTI लगाई जा सकती है और इन्फॉर्मेशन उनसे गेन की जा सकती है। फिर आता है रिकॉर्ड सेक्शन 2 सबसेक्शन I। इसमें क्या कहता है कि जो रिकॉर्ड है उसमें हम किन किन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। जैसे हमने ऊपर भी कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया, उसी तरीके से हम कुछ और चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। जैसे इसमें आता है कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए, मैन्यूस्क्रिप्ट होगी, कोई फाइल हो गई, या फिर जो माइक्रोसॉफ्ट हो गए, डॉक्यूमेंट हो गया, कोई भी ऐसी इमेज जिसको हमने एक फॉर्म में रखा हुआ है, चाहे वो PDF की फॉर्म हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा गया है। या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल जो कंप्यूटर में है या फिर किसी अनदर डिवाइस में है, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी हो चाहे वो हार्ड कॉपी हो, तो उसको हम रिकॉर्ड के अंदर क्या है, इंक्लूड करेंगे। और ये क्या कहता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन I। लास्ट इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। देखो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, हम ये एक्ट ही यही पढ़ रहे हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन को RTI एक्ट में 2 बार डिफाइन किया गया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन J एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन को सेक्शन 3। इन दोनों ही सेक्शन में, सेक्शन 2J में और सेक्शन 3 में RTI को, राइट टू इन्फॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया। इनकी डेफिनेशन दोनों ही अलग है। जब हमने नेक्स्ट जो वीडियो बनाई हुई है, जो मैंने पोस्ट कर दी है, जिसमें हमने सेक्शन 3 से सेक्शन 8 तक किया है, तो सेक्शन 3 आप देखना, उसमें जो RTI है उसकी डेफिनेशन अलग बताई गई है, लेकिन यहाँ पे जो RTI है उसकी डेफिनेशन अलग कही गई है। यहाँ की डेफिनेशन पढ़ते हैं, वहाँ की डेफिनेशन आप वहाँ देख लीजिए। यहाँ पर देखो क्या कहता है कि RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है उसका मतलब क्या है कि हमें इन्फॉर्मेशन को गेन करना है। कोई एक पर्सन जो एक सिटीजन है इंडिया का, वो इन्फॉर्मेशन को गेन करना चाहता है, तो वो क्या है, RTI लगा के इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकता है। और जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेसिबल होनी चाहिए, मतलब कि वो पहुंच में होनी चाहिए, किसके कंट्रोल में होनी चाहिए, पब्लिक अथॉरिटी के। और इसमें कुछ चीज़ों को, कुछ राइट्स को इन्वॉल्व किया जाता है कि पब्लिक अथॉरिटी कर क्या सकती है, क्या राइट्स है पब्लिक अथॉरिटी के पास। तो सबसे फर्स्ट जो राइट है वो यही है कि वो जितना भी वर्क है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उनकी इंस्पेक्शन कर सकती है, जाँच पड़ताल कर सकती है अच्छे तरीके से, टेकिंग नोट्स, एक्सट्रैक्ट्स एंड सर्टिफिकेट कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई
रिकॉर्ड हैं, सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं, कोई भी नोट्स हैं, एक्सट्रैक्ट्स हैं, तो उनकी कॉपी ले सकती है, उनको एज हम बोल सकते हैं फोटोस्टेट करवा के, जीरोक्स निकलवा के क्या है अपने पास रख सकती है। सर्टिफाइड सैंपल ले सकती है किसी भी मटेरियल के, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, उस पर क्या है कुछ सैंपल ले सकती है कि क्या इंडस्ट्री में अच्छा काम चल रहा है, कहीं कुछ डिफेक्टिव पीस तो नहीं है, या कुछ वो मिक्सचर तो नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत चीज़ें तो ऐड नहीं कर रहे हैं, सब्सटेंशियल प्रोडक्ट तो कंज्यूमर्स को नहीं बेच रहे हैं, तो इस केसेस में वो सैंपल्स भी ले सकती है। फिर नेक्स्ट कहते हैं कि ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्केट्स, फ्लॉपीज, टेप्स, video cassettes and another electronic mode or any print out where such information is stored in the computer and another device। अब देखो कोई भी ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में है तो उनके प्रिंट आउट निकलवा सकती है, फोटोकॉपी जीरोक्स निकलवा सकती है। और यहाँ पे डिस्केट्स आपको एक न्यू वर्ड मिला दिखा होगा, लेकिन ये न्यू वर्ड नहीं है, आपने फ्लॉपी डिस्क सुना होगा, ये डिस्केट्स वही है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आरटीआई एक्ट में आती हैं, और आरटीआई की डेफिनेशन 2 सेक्शन 2 सबसेक्शन जे के अंदर इन सभी चीज़ों को रखा गया है, जो एक पब्लिक अथॉरिटी की जो राइट है कि वो क्या क्या कर सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को वो ऑब्टेन कर सकता है, सैंपल को टेक कर सकता है, ले सकता है, ये सारी जो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड है उसको ले सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है। तो ये सारे जो काम है, ये सारी पावर है पब्लिक अथॉरिटी की। नेक्स्ट हम करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज ऑब्जेक्टिव ऑफ आरटीआई। मतलब आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव बोले तो वो उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, एम क्या है। तो इसमें सबसे बड़ा जो एम है वो यही है कि जो भी पब्लिक अथॉरिटी है उनकी वर्किंग की ट्रांसपेरेंसी को क्रिएट करना, प्रमोट करना। किस तरीके से, जैसे बोले कि हमारे जो पब्लिक अथॉरिटी है वो किस तरीके से काम कर रही है, हम उन्हें देखना चाहते हैं। ट्रांसपेरेंसी मतलब कि पारदर्शिता, मतलब उनको हम डायरेक्टली देखना चाहते हैं कि कहीं वो किसी भी चीज़ का घोटाला तो नहीं कर रहे, कोई करप्शन तो नहीं हो रहा वहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए आरटीआई एक्ट को लाया गया, ताकि एक पर्सन अगर इन्फॉर्मेशन मांगे तो जो पब्लिक अथॉरिटी है उसे भी डर रहे कि अगर हमने कुछ गलत किया और किसी पर्सन ने इन्फॉर्मेशन मांग ली तो वो काम उनका उल्टा हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आरटीआई है वो ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करती है, अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करती है। अकाउंटेबिलिटी मतलब कि जवाबदेही। अब आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक पर्सन अगर आरटीआई लगा रहा है तो एक जो पब्लिक अथॉरिटी है उसकी जवाबदेही भी तो बनेगी। तो इसलिए जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो भी प्रमोट होती है आरटीआई की वजह से। फिर जो इसमें हमने एक पॉइंट बनाए हैं, प्रमोट करती है ट्रांसपेरेंसी को, विच आई ऑलरेडी डिस्कस, एंड अकाउंटेबिलिटी भी मैंने आपको बता दिया है। और फेयरनेस मतलब कि वो फेयर रखती है, हर एक चीज़ को सही रखती है। नेक्स्ट कहते हैं टू एम्पावर द सिटीजन। आरटीआई का मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वो पावर देती है एक सिटीजन को कि अगर वो किसी इन्फॉर्मेशन को जानना चाहते हैं, गेन करना चाहते हैं, वो सीख करना चाहते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन को, तो वो कर सकते हैं। और यही चीज़ कि अगर एक पर्सन को पावर है कि वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है, तो उसी तरीके से जो वो बंदा है उसमें क्या होगी, अवेयरनेस भी आएगी। तो यहाँ पे वही पॉइंट आता है, इंक्रीज सिटीजन अवेयरनेस। तो सिटीजन्स को पता चलेगा हमारे इंडिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो यहाँ से सिटीजन्स की जो अवेयरनेस होती है वो भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या कहते हैं, द एक्ट इज टू बी बिग स्टेप टुवार्ड मेकिंग द सिटीजन इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, क्या गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं, क्या गवर्नमेंट अपने कामों को सही से कर रही है, नहीं कर रही है, क्या उनकी एक्टिविटीज़ हैं। तो एक सिटीजन अगर जानना चाहता है तो वो आरटीआई लगा के जान सकता है। तो इन केसेस ये बहुत ही बड़ा स्टेप है कि एक सिटीजन इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। नेक्स्ट इसमें कहते हैं रिडक्शन इन द करप्शन इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ये इसकी एक तरीके से ऑब्जेक्टिव भी है, लेकिन ये चीज़ कभी भी पूरी नहीं हो पाती कि जो करप्शन है उसको कम किया जा सके। करप्शन जितना है उतना ही है, लेकिन अगर कहें तो आरटीआई की वजह से कुछ हद तक जो करप्शन है वो कम हुआ है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो करप्शन है वो बिल्कुल बंद हो गया है, कम ज़रूर हुआ है। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है उनको पता है कि जो कोई भी पर्सन है वो आरटीआई लगा सकता है। तो इन केसेस जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है वो थोड़ा काम थोड़ा तरीके से करते हैं ताकि वो करप्शन को क्या है कम कर सकें। और इन केसेस जो करप्शन होता है वो कुछ हद तक जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें कम भी हो जाता है।
नेक्स्ट क्या कहते हैं कि टू फुलफिल द डेमोक्रेटिक ऑब्जेक्टिव। अगर हम बात करें तो इंडिया क्या है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब कि लोकतांत्रिक कंट्री है, मतलब कि एक जो लोकतांत्रिक मतलब कि लोगों की चीज़ों को सुना जाएगा, लोगों के व्यूज़ लिए जाएंगे। तो इन केसेस अगर हमारा जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक ऑब्जेक्टिव को लेके चलना चाहता है, तो इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आरटीआई ने इसको हेल्प किया। क्योंकि आरटीआई क्या कहता है, आरटीआई भी लोगों की जो जनरल पब्लिक है, जो सिटीजन्स हैं, उनको एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। तो यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक जो ऑब्जेक्टिव होता है एक कंट्री का, वो फुलफिल होता है। नेक्स्ट इसमें कहते हैं इट मैंडेट्स टाइमली रिस्पॉन्स टू सिटीजन्स। मतलब कि हमने पहले किया कि इससे पहले जो था एक फंडामेंटल राइट था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में आता है, और वहाँ पर क्या था, टाइमली रिस्पॉन्स नहीं था। फिर हमारा जो एक फ्रीडम टू इन्फॉर्मेशन आया था 2002, उसमें भी फ्रीडम तो दी गई थी इन्फॉर्मेशन की, लेकिन वो भी एक टाइमली रिस्पॉन्स नहीं देता था सिटीजन्स को कि उनको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसलिए जो आरटीआई आया वो इस ऑब्जेक्टिव को लेके आया कि जो भी सिटीजन है वो जब भी इंफॉर्मेशन को गेन करना चाहेंगे तो वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड में क्या है, इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर 2-3 अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे हमारी एपीआईओ है जिसको हम आगे डिस्कस हमने अलग वीडियो में किया है, या पीआईओ है। तो उसमें जो एपीआईओ है, असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इसको 35 डेज में रिस्पॉन्स देना होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है उस इन्फॉर्मेशन को रिप्लाई देना होता है। और यहाँ पर पीआईओ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को 30 दिनों के अंदर रिस्पॉन्स देना होता है। तो यही सिचुएशन रहती है कि टाइमली उन्हें पता है कि जो भी पब्लिक अथॉरिटी है उसको पता है कि मुझे इतने दिनों के अंदर जो है वो रिप्लाई देना है। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव्स है आरटीआई के। और आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। इसके अलावा जो अगर आप देखना चाहें तो मेरी अनदर वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। अलाइड बिजनेस लॉ की प्लेलिस्ट है, इसमें आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट भी आपको मिल जाएगा, और आरटीआई भी अब आपको मिल जाएगा। तो ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी आरटीआई के बारे में पता चले। एग्ज़ाम बहुत क्लोज है, उनको भी एक चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, पूरा एक्ट उन्हें कंप्लीट हो जाना चाहिए उनका भी। और थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।